हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 2 का जो ईएमएफटी है उसका पार्ट 3 लास्ट पार्ट उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली एक एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ना है हम लोगों को। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है कि पॉइंटिंग वेक्टर जब कोई सरफेस है इस तरह की, है ना, इस तरह की सरफेस से जब ईएम वेव या ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पास होती है तो उसके रेट को फ्लो ऑफ ईएम वेव एनर्जी इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। अब क्योंकि ईएम वेव में दो तरह के फील्ड वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जब किसी सरफेस से, जब किसी यूनिट सरफेस से, एरिया से पर सेकेंड जितनी भी ईएम वेव एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यानी एच वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। इसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एच इक्वल टू हो गया ई क्रॉस एच, है ना। तो जो इसकी यूनिट हो गई वो क्या हो गई, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी एनर्जी फ्लो हो रही है पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर से। ओके, तो अगर इस यूनिट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स पॉइंटिंग वेक्टर गिव द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ ईएम एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द मीडियम। ओके, अब जैसे न्यूमेरिकल में कभी हमको ये निकालने को आता है ना, तो हम लोग फिर इसी वाले फार्मूले से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। अगर कोई पूछे डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर तो हमको इतना करना है, ठीक। अब एक इसी से रिलेटेड एक दूसरा है, उसका नाम है पॉइंटिंग थ्योरम है। इसी से रिलेटेड पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, इसको हम लोग जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थ्योरम है वो भी इससे हम लोग प्रूव करते हैं। मतलब क्या है कि इसमें कि किसी सरफेस से जो एनर्जी पास होती है ना, तो वो जो अमाउंट है वो इक्वल टू हो, वो जहाँ पर भी जा रही हो, जहाँ पर भी वो स्टोर हो रही हो, वो दोनों को हमें इक्वल करके दिखाना है। यानी किसी भी सरफेस से पास होने वाली एनर्जी इक्वल टू वो कहाँ कहाँ पे स्टोर हुई, तो वो पॉइंटिंग थ्योरम है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, तो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। इसी तरह से डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी। ओके, अब हमको करना क्या है, जो ये पहली इक्वेशन है जो डेल क्रॉस ई है और दूसरी वाली इक्वेशन डेल क्रॉस एच है, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। जो पहली इक्वेशन है उसका एच के रिस्पेक्ट में, है ना, जो दूसरी इक्वेशन है उसका ई के रिस्पेक्ट में। याद रखना, जो ई है उसका एच के रिस्पेक्ट में, जो एच है उस इक्वेशन का ई के रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट लिया। तो टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 विद टू एच एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो समथिंग लाइक ऐसे आ गई, इस तरह से एच डॉट प्रोडक्ट लिया था तो एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू, अब इसमें देखिए एच डॉट माइनस डेवर वी अपॉन डेवर टी कर दिया। अब इस वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एच, ठीक। तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे देखिए इस तरह से। देन अब इसको हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह लिख दिया, है ना, किस तरह से, माइनस डेवर अपॉन डेवर टी हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्टेप को एकदम ठीक से देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, एक्चुअल में ये यही लिखा है जो कि ये है। देखो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ म्यू नॉट ऐसे ही आ गया, एच स्क्वायर का क्या हो गया 2h डेवर एच अपॉन डेवर टी। तो 2h आया, 2 से ये हाफ वाला 2 कैंसिल, तो फाइनली यही फिर से दोबारा से आ जाएगा अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें। मतलब इतने टर्म को हम लोग इतना लिख सकते हैं। डन, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको इस तरह से लिखा, ठीक। ई के रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट लिया तो ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू ई डॉट जी, ये पहला वाला टर्म था, और इधर ई डॉट डेवर डी अपॉन डेवर टी। फिर से डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई। इस एप्सिलॉन नॉट ई को जब इसमें रखा तो जैसे ये ऊपर वाले स्टेप में किया वैसे ही इस वाले टर्म में भी हमने उन्हें ऐसे कर दिया। यानी इस पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग ई डॉट जे प्लस डेवर अपॉन डेवर टी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके,
ठीक, अब देखिए हमको करना क्या है कि इक्वेशन 4 में से ये थर्ड वाली इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देनी है ना, यानी सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, यानी 4 माइनस 3 कर रहे हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, ई डॉट डेल क्रॉस एच, है ना, माइनस थर्ड वाली इक्वेशन एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू ई डॉट जे प्लस डेवर अपॉन डेवर टी हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन थी। जो माइनस में था टर्म वो माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इतना टर्म आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखो एक ट्रिपल प्रोडक्ट का इस तरह की इक्वेशन जानते हैं कि डेल डॉट ई क्रॉस एच क्या होगा अगर कहीं हो। याद रखना फोकस तो हमें ई क्रॉस एच पे ही करना है, क्योंकि फाइनली हमें ई क्रॉस एच यानी पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो एक इस तरह से एक हम लोगों ने ट्रिपल प्रोडक्ट जानते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू होता है एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। याद रखना जो भी ये वाला टर्म है ना, ये इसके निगेटिव टर्म है, मतलब पहला वाला टर्म पहले बाद में आया, दूसरा वाला टर्म पहले आया। ठीक, तो हम लोगों की जो इक्वेशन 5 है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। ठीक है, और ऊपर से बाकी टर्म ऐसे ही रहा, ई डॉट जे प्लस डेवर अपॉन डेवर टी हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 6 को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेट कर देते हैं, वॉल्यूम के ओवर में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम के ओवर में हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेटिंग एबव रिलेशन ओवर द वॉल्यूम वी गेट, तो हो गया माइनस तो था ही, तो माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी, और इधर वॉल्यूम किया तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी, और प्लस डेवर अपॉन डेवर टी बाहर ले लिया, फिर हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। ठीक है, अब ये जो इसका इधर वाला साइड था लेफ्ट हैंड साइड, उसमें डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई। एक्चुअली हमको चाहिए ई क्रॉस एच, ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर है डेल डॉट ई क्रॉस एच यानी डाइवर्जेंस है, तो हम उस डाइवर्जेंस को हटाने के लिए हमने कौन सी थ्योरम यूज की, डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी हम लोग इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन में, यानी इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस। ठीक, यानी इस टर्म को हम लोग ने इस वाली जगह पर पुट कर दिया। ठीक, तो फाइनली ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस इक्वल टू, इधर क्योंकि माइनस था अब उस माइनस को हम लोग इधर ले आए, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई जे डी वी माइनस डेवर अपॉन डेवर टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। ठीक, यही फाइनल हम लोगों की इक्वेशन है ना, पॉइंटिंग थ्योरम की। अब इसमें देखिए हम लोगों ने समझा क्या, समझा ये है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला ईएम एनर्जी हम किसको बोलते हैं, ई क्रॉस एच को, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है ई क्रॉस एच, तो किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली ईएम वेव एनर्जी दो पार्ट में खर्च होती है, दो पार्ट में एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो वो कैसे खर्च हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, लॉस्ट हो रही है, तो देखो पहला वाला टर्म भी माइनस है और दूसरा वाला भी टर्म, तो पहला वाला टर्म इसमें ये जे आया है, इसको हम लोग कहते हैं लॉस्ट थ्रू जूल हीटिंग। सपोज सन से, सूरज से नीचे तक ईएम वेव एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो सरफेस उसको, जो अर्थ की सरफेस है उसको रिसीव कर रही है, ठीक, लेकिन रास्ते इनका जो मीडियम है वो मीडियम गर्म हो गया जैसे धूप से होता है, ठीक है, तो वो एक्चुअली उसको गर्म करना उसका टारगेट नहीं था, उसका टारगेट था कि वो अर्थ तक पहुंचे जहाँ पर वो रिसीव हो रहा है, ठीक, लेकिन जो रास्ते में वो हीटिंग इफेक्ट आया उसको हम लोग कहते हैं जूल हीटिंग। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म है वो जूल हीटिंग कहलाता है, और दूसरा टर्म क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में किसी वॉल्यूम वी में स्टोर होता है। ठीक है, तो किसी सरफेस से निकलने वाली ईएम वेव एनर्जी दो पार्ट में खर्च हो रही है, एक तो जूल हीटिंग में और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में वो स्टोर हो रही है किसी वॉल्यूम में। इस इक्वेशन 7 को ये जो है वो रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डन। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ, देखिए स्किन क्या डेप्थ का मतलब क्या है, कोई इस तरह से एक वेव है, जैसे कि ये स्टार्टिंग की वेव बनी,
वो एक कहीं से किसी सरफेस से चली, है ना। अब धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी लॉस होगी, इंटेंसिटी में कमी आएगी, एनर्जी में कमी है। तो इंटेंसिटी जब कम होगी तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो समथिंग ऐसा रह गया जैसे कि ये बाद वाला था, ठीक है। तो ऊपर वाले इस पहले वाले के एम्पलीट्यूड को और इस दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड को देखें तो उसमें ये गैप आया, ये डेप्थ हो गई, है ना। इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ, यानी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, है ना। तो एम्पलीट्यूड में जो कमी आ जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। तो द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड स्किन डेप्थ, है ना। स्किन डेप्थ को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं क्योंकि ये डेप्थ है ना। तो एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ऑब्वियसली इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और डेल्टा इक्वल टू होता है √2/म्यू सिग्मा ओमेगा, म्यू तो म्यू परमिटिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, ओमेगा, ओमेगा को ही हम लोग लिखते हैं 2 म्यू, 2 एफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक। या इसको हम लोग डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/k। याद रखना ये जो रूट में टर्म है ये 2/म्यू सिग्मा ओमेगा है, 2 है ये, है ना। ये हम लोग एग्जाम में कभी ज़्यादा जल्दी में इसको गड़बड़ करके 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है ना, ठीक है। तो ये चीज़ एक हो गई। और फिर इस पे हमको इस तरह से न्यूमेरिकल करने हैं। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल जो है बेसिकली, तो ये स्किन डेप्थ वाले न्यूमेरिकल तो आप इस फार्मूले से कर देंगे। इसको हम डेल्टा इक्वल टू के लिखते हैं, के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको 2π/λ लिखते हैं, है ना, 2π/λ। अगर कोई कहे कि इससे फेज वेलोसिटी निकालो तो बीपी, फेज वेलोसिटी बीपी इक्वल टू ω/k, तो ओमेगा की जगह तो ये ओमेगा यहाँ से रख दिया, के की जगह ये के यहाँ से लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर न्यूमेरिकल कभी आ जाए इसके लिए कि एम्पलीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए, तो ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू E×H। इसको हम नॉर्मली अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं EH sin थीटा। हम लोग ये मानते हैं कि कहीं से कोई एनर्जी रिसीव होती है, वो किसी वैसे तो किसी एंगल पे आती है, लेकिन किसी प्रॉब्लम को अगर हम नॉर्मल करना चाहें तो हम लोग उस एंगल को 90 मान लेते हैं। जैसे सन से एनर्जी आ रही है, उसको मानना है कि 90 डिग्री पे आ रही है, तो हमेशा इस थीटा की जगह हम लोग 90 मान लेते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला बन जाता है F इक्वल टू E×H। अब S की वैल्यू दी होगी, याद रखना S की यूनिट क्या होती है, जो एनर्जी की यूनिट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। तो जो भी दी हो वो इसके इक्वल टू किसके इक्वल टू हो गई, EH के। एक हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि E/H इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है जो होता है 377, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन हो गई, एक पहली इक्वेशन एक दूसरी इक्वेशन। अब S की वैल्यू हमको गिवन रहेगी, E/H की वैल्यू हमको पता है, तो इससे हम लोग किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 377H। अब E की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें तो H की वैल्यू आ जाएगी, तो हम E और H की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हमको उनकी एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है इनकी RMS वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड वैल्यू RMS वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। एवरेज वैल्यू तो हम लोग E0 और H0 और निकाल लेंगे। उसके बाद E0 इक्वल टू हो गया √2E और H0 इक्वल टू हो गया √2H। डन। तो इससे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल इस वाले प्रोसेस से, ठीक है। तो एक बार इसको ठीक से देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता देना, ठीक है, और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।